वेलकम स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आज हमारा टॉपिक है और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और एनर्जी का फ्लो और एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको बॉर्न हेबर साइकिल सीखनी है तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बॉर्न हेबर साइकिल का जो फंडामेंटल है वो यहाँ से क्लियर होगा। वहाँ पर जो लेटेस्ट एनर्जी निकलती है वो यहीं से आपको कहीं ना कहीं रिलेट करती हुई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज़ का नाम है केमिस्ट्री फॉर यू। मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड और स्पेशली केमिस्ट्री की। चलिए तो इसी सीरीज़ में शुरू करते हैं केमिकल बॉन्ड्स। देखिए, केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो दो तरीके के मेजरली केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक होते हैं इंटर एटॉमिक और एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो दो एटम्स के बीच में बनते हैं। अगर एक एटम ए ये है और एक एटम बी है, एक एटम ये है ए, दूसरा एटम बी है, तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा वो होगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं और मेटालिक भी हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का वीडियो ऑलरेडी हमने पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमने वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस किया है। आयनिक बॉन्ड आज हम डिस्कस करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है हम फिर कभी डिस्कस करेंगे और मेटालिक बॉन्ड का फर्दर एक वीडियो लेके आएंगे। आयनिक बॉन्ड आज हमारा मेन फोकस रहेगा और ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? इंटर एटॉमिक हैं। तो ए और बी दो एटम, जैसे मान लो नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है, कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ये सारे कैसे सिमिलर हैं? कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सारे कैसे हैं? सिमिलर एटम्स हैं। इनके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक बॉन्ड्स। और अगर ये अलग हो जाए एटम्स, किसी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स अगर इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप देखिए कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जहाँ पर ये जो बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इनको हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक बॉन्ड्स। तो होमो एटॉमिक का मतलब है दोनों एटम एक टाइप के होंगे, हेट्रो एटॉमिक का मतलब है जो एटम्स होंगे जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स क्या होते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स का मतलब है कि ये ए बी और दूसरा इसी का ये ए बी बॉन्ड यहाँ, तो ये इनके बीच में ए और बी के बीच में इंटर एटॉमिक है और ये इंटर एटॉमिक। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल 1 है और ये मॉलिक्यूल 2 है। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपस में किसी तरीके से जुड़े होंगे, किसी अट्रैक्शन फोर्सेस से जुड़े होते हैं। और जो ये बॉन्ड होता है इंटर एटॉमिक, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक। और ये जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होता है ये वीक होता है। जैसे मैंने बताया इंटर एटॉमिक के 4 टाइप्स हो गए, उसी तरीके से जो इंटर मॉलिक्यूलर होता है उसमें आते हैं आपके वीक वंडरवॉल फोर्सेस हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो गई, डिस्पर्शन फोर्सेस हो गए, तो कई तरीके के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी होता है। तो ये सारे वीक इंटरेक्शंस हैं और ये होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। तो आज हम बात नहीं कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की, फिर किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इनको। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स को एक, अगर आप एनर्जी, ये पूरा जो वीडियो है वो एनर्जी से रिलेट करते रहेंगे हम कहीं ना कहीं सारे बॉन्ड्स को। इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो है, अगर आपको इन बॉन्ड्स को तोड़ना है तो लगभग 200 से 400 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपको चाहिए। मतलब इस बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, 200 से 400 किलो जूल पर मोल। अगर आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड को, तो लगभग आपको चाहिए 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए इनमें एनर्जी का कितना डिफरेंस है। मतलब आपका जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम एनर्जी चाहिए। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे ऑब्वियसली उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा ही चाहिए होगी। तो ये रहा एनर्जी इंटरेक्शन का पहला इंडिकेशन। इंटर एटॉमिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो है वो वीक है।
अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। पूरा फोकस हमारा इसमें यहाँ पर जो है आयनिक बॉन्ड में रहेगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे क्या होता है, आपको दो, मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आयनिक के केस में, आयनिक के केस में एक जो आपको एटम चाहिए होगा वो मेटल का चाहिए होता है, या और दूसरा जो चाहिए होता है नॉन मेटल का। मतलब मेटल और नॉन मेटल मिलके आपस में क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि मेटल जो होता है वो कैटाइनिक बिहेवियर शो करता है। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज जल्दी एक्वायर करते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसा होता है, इनका एनायनिक बिहेवियर होता है और ये अपने ऊपर क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उनको हम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स भी बोला करते हैं। तो कैटाइंस या मेटल्स जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। मेटल्स की बात करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड में मिलेंगे जहाँ पर आपका एस ब्लॉक होता है। नॉन मेटल की बात करेंगे तो ये आपको पी ब्लॉक में मिलेगा, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में मिलेगा। तो जब भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के बीच में बॉन्ड बनना हो, एक्सेप्ट नोबल गैसेस 18th ग्रुप वाला, तो हमेशा ये क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो मेटल्स हमेशा कैटाइन बनाएंगे, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, ये एनाइन बनाएंगे, राइट। तो मेटल जो करेंगे, मेटल क्या करेंगे, मेटल जो है वो कैटाइन बनाएंगे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर कोई एनाइन होगा या नॉन मेटल होगा, ये क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने ऊपर क्या करेगा, ये माइनस चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक। तो मेटल क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन का लूज करना इतना ही आसान है क्या? देखते हैं, यहाँ पर एनर्जी इंटरेक्शन आते हैं। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, इसका मतलब क्या है, ये कोई मेटल का न्यूक्लियस है और यहाँ पर इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया जाएगा। तो लूज करने के समय एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर एक एनर्जी इसके अंदर दी जाती है जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी स्पेशली ध्यान रखिएगा, सॉलिड स्टेट में आयनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। ये एनर्जी केवल और केवल गैसेस स्टेट के एग्जिस्टेंस में ही काम करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेटल होगा वो कैसे स्टेट में होगा, गैसेस स्टेट में होगा। जो यहाँ पर नॉन मेटल होगा वो भी गैसेस स्टेट में होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलता है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पर इसको दी जाती है। इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी एटम के अंदर आ रही है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी है, पॉजिटिव नेचर की है। मतलब ये कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। ये जो कैटाइन का फॉर्मेशन है ये कैसा है, एंडोथर्मिक है। अब हम बात करते हैं इसकी एनाइन फॉर्मेशन की। तो एनाइन के केस में क्या है, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस हो गया और ये एक एटम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसको इसके अंदर आना है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा तो एटम यहाँ से कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर रहा है इसको हम बोलते हैं IE1, और पहला इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर ये एग्जिट कर रहा है तो जितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी, दिस इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है तो एनर्जी जो बाहर जाएगी यहाँ से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। इसको कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एनर्जी बाहर जा रही है। इस एनर्जी को हमने नाम दिया EA1। और ये क्योंकि एनर्जी एटम से बाहर जा रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें क्या पता चला, कैटाइन फॉर्मेशन जो है वो कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
और एनाइन फॉर्मेशन जो है वो हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो हमने क्या देखा है कि कैटाइन फॉर्म किया है और एक एनाइन फॉर्म किया है और हमको क्या मिल गया है, एक आयनिक कंपाउंड मिल गया है M+X-। ये जो कैटाइन है, ये कैटाइन जो फॉर्म हमने किया है, ये कैटाइन फॉर्मेशन कैसा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन था। और एनाइन फॉर्मेशन जो है, ये जो हमारा एनाइन फॉर्मेशन है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई थी, ये एक्सोथर्मिक है। और जो हमारा ये आयनिक कंपाउंड बना है, ये जो हमारा आयनिक कंपाउंड बना है, तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा बॉन्ड जब ब्रेक किए जाते हैं तो एनर्जी उसको सप्लाई की जाती है। जैसे अभी हमने देखा इंटर एटॉमिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो बॉन्ड ब्रेक के ड्यूरेशन पे ये जो प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक होता है। जब भी बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो ये बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने के ड्यूरेशन पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब ही एनर्जी होता है। तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो रहा है, जब ये आयनिक कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें इस पूरे कंपाउंड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे ये पता चला है कि एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैटाइन फॉर्मेशन होगा, एंडोथर्मिक होगा, जो एनर्जी सिस्टम को मिलेगी और एटम को मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। एनाइन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे एटम से एनर्जी रिलीज होगी EA1, ये क्या हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी EA1। अभी मैं एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, राइट। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ये जो होगी ये हमेशा क्या होगी, सिस्टम को दी जाएगी। तो ये क्या होगा, हमेशा एंडोथर्मिक होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इस हम जो एनाइन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पर जो एनर्जी हमको इंटरैक्ट कर रही है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। इस पे अभी हम और डिस्कशन करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो हमेशा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो ये मुझे पता चल गया, दिस इज ऑलवेज, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज ऑलवेज ट्रू कि जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा आयनिक कंपाउंड वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब आते हैं थोड़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझते हैं। मैंने क्या किया है, एक न्यूक्लियस ले लिया है और इस न्यूक्लियस के बाहर मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। यहाँ पर क्या हो गया, कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पर। मान लेता हूँ मैं क्लोरीन ले लेता हूँ सपोज, ठीक। तो क्लोरीन मैंने जब लिया है तो क्लोरीन के पास आप इसका एटॉमिक नंबर देखिए 17, तो ये हो गया 287, ठीक। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन, इन इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो टोटल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेचर है नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे, टोटल होंगे 17, राइट। अब क्या हुआ है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ बना देता हूँ। क्लोरीन के केस में 3 4 5 6, ठीक है। और 7वां इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं 7 तो मैं यहाँ बना देता हूँ, 8वां एंटर करेंगे, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो होगी इसमें से रिलीज होगी। पहला इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो EA1 होगी रिलीज, तो ये वाली जो एनर्जी होगी ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक होगी। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। देखिए अगर कोई चार्ज है यहाँ पर Q1, दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2, अगर ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है R, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज होंगे, देखिए अगर चार्ज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज के हैं, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब एक न्यूक्लियस, क्लोरीन के केस में ही मैं लेके चल रहा हूँ, एक न्यूक्लियस जो है वो कितने फोर्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है, ये देख लेते हैं।
अगर हम क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1। Q1 का मतलब है कि देखिए Q1 का मतलब है चार्ज 1, तो हम मानते हैं कि Q1 यहाँ पर है, Q1 क्या है यहाँ पर है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है 17 प्रोटॉन्स है मेरे पास, तो चार्ज मेरा कितना हो गया, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव नेचर का होगा। एक पर इतना है तो 17 पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 17 और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, ये 17 हो गया। तो एक चार्ज तो मेरा यहाँ पर है, सेंटर पर है, ये सेग्रीगेटेड कलेक्टेड चार्ज है, ये क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहला चार्ज ये हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, और Q2 कितना होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा डिवाइडेड बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो R ये हो जाएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये निकलेगा टोटल आके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए अब इस प्रोटॉन का जो कलेक्टेड चार्ज है न्यूक्लियस में पॉजिटिव, इसका रोल क्या है, ये क्या कर रहा है, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाए तो क्या होगा, या ज़्यादा हो जाए तो सीधे सीधे जो है इफेक्ट डालेगा होल्डिंग पावर पर, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया, जब इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इस न्यूक्लियस को आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना पड़ रहा था। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा 8वां वाला, अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से होल्ड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जिस फोर्स से वो 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था, अब क्योंकि 8वां अंदर आ गया है तो क्या करेगा, जो पर यूनिट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि अब 8 इलेक्ट्रॉन को उसे होल्ड करना पड़ रहा है, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, पर यूनिट चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, या पर यूनिट इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप समझिए होल्ड करने के लिए क्या होगा, अभी क्या है, कम फोर्सेज लग रहे हैं। अब क्या करिए, एक इलेक्ट्रॉन 8वां इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया, अब आप उसको और फर्दर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करा रहे हैं। इस केस में ये एटम नहीं चाहता है इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि इसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने एक दिया है जिसकी वजह से इस पर माइनस चार्ज आया है, इसको भी होल्ड करने में इसको काफ़ी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे चार्जेस हैं, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं, उन पर इनकी होल्डिंग, उन पर इनकी जो पकड़ है वो क्या हो गई है, कमज़ोर होती जा रही है। अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या होगा, उस केस में जो इसकी पकड़ है और अपने इलेक्ट्रॉन्स पर वो भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, मतलब इनको होल्ड करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले केस में देखिए, पहले केस में जब इसको इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली ज़रूरत थी, क्योंकि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना था, तो जब इसको अचीव करना था तो इसको ज़रूरत थी, तब तो इसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, और जब इसने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया तो इसने एनर्जी को कर दिया रिलीज, प्रोसेस हो गया एक्सोथर्मिक। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब एंटर किया, एक्सेप्ट किया क्लोरीन ने, उसको ज़रूरत थी, खुशी खुशी उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, ये पूरी एनर्जी हो गई एक्सोथर्मिक, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 हो गई एक्सोथर्मिक। लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पहला, जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, अभी इसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं, इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, साथ में इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एटम की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत अभी बाहर वाले की है, किसी और की है, क्योंकि वो उसमें ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। जब ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो साथ में आपको कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उसको देनी पड़ेगी। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड EA2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 1 है वो तो एक्सोथर्मिक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो 2 हो जाएगी वो हो जाएगी एंडोथर्मिक, क्योंकि अब क्या है, एटम को एनर्जी हमें साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ में देनी भी पड़ रही है। सिमिलरली जो EA3 हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो ऐसा देखा गया है कि जनरली
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं उस केस में एनर्जी रिलीज करेगा एटम, लेकिन उसके बाद जब आप फर्दर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज नहीं करता है बल्कि उसके साथ साथ ये एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी के केस में ऐसा नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन को आप लूज करेगा मतलब उसको बाहर निकालेंगे तो एनर्जी वो लेगा, एंडोथर्मिक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकालेंगे तो भी एंडोथर्मिक है। तीसरा, तो वहाँ पर जो है आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी और बाद वाली जो होगी वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। जो लैटिस एंथैल्पी की हमने बात की थी तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, वो हमेशा एक्सोथर्मिक ही होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन पर स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, राइट। तो एनर्जी इंटरेक्शन देखते हैं फिर से। M प्लस कैटाइन बना तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, इसके लिए X माइनस बना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर क्या होगा 1 आएगी और ये क्या बनेगा M प्लस एक्स माइनस एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, लैटिस एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। तो ये एनर्जी मेरी हो गई एक्सो, ये एनर्जी मेरी हो गई ये वाली हो गई एक्सो और ये वाली हो गई ये वाली हो गई है हमारी एंडो, ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव नेचर की, ये एनर्जी हो गई माइनस नेचर की और लैटिस एनर्जी हमेशा ही एक्सो रहेगी तो ये हो जाएगी माइनस की, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा, इस पूरे बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे नेट एनर्जी क्या निकल के आती है। नेट एनर्जी क्या निकल के आएगी, जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी है प्लस में होगी IE1, इसके बाद ये एक्सोथर्मिक होगी तो माइनस EA1 और ये लैटिस एनर्जी भी इस पूरे मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है नेट एनर्जी का, ठीक। अब देखिएगा, अगर नेट एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं, नेट एनर्जी या टोटल एनर्जी, इसी को आप नेट एनर्जी बोल दीजिए, ठीक है ना। जो नेट एनर्जी बनेगी पूरे कंपाउंड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे, अगर नेट एनर्जी पॉजिटिव आती है मतलब ओवरऑल जो एनर्जी है वो पॉजिटिव, जैसे कैसे, मान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 100 किलो जूल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सपोज करिए कि 20 किलो जूल है, तो 100 पॉजिटिव का और 20 माइनस का, तो नेट एनर्जी अगर हम इनको देखेंगे तो +80, और लैटिस एनर्जी सपोज करिए कि 60 किलो जूल की है तो वो बाहर जा रही है, तो +80 -60 +20, तो नेट एनर्जी आ गई पॉजिटिव। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या निकल के आया, एंडोथर्मिक। इसी तरीके से अगर पूरा प्रोसेस आता है निकल के नेट एनर्जी आती है नेगेटिव, अगर पूरा प्रोसेस आता है एक्सोथर्मिक, तो क्या होगा, दो एनर्जी इंटरेक्शंस मिले। किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे अगर नेट एनर्जी एंडोथर्मिक आती है और किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे अगर नेट एनर्जी एक्सोथर्मिक आ रही है, तो जो एक्सोथर्मिक वाला जो बॉन्ड बन रहा होगा जहाँ पर नेट एनर्जी रिलीजिंग में होगी वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर ये एंडोथर्मिक आ रही है नेट एनर्जी, तो वो बॉन्ड ये भी पॉसिबल बने भी ना, पहली कंडीशन ये। एंडोथर्मिक अगर होगा तो बॉन्ड ये भी हो सकता है ना भी बने, और अगर इन केस वो बन रहा होगा तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा जितना बॉन्ड फॉर्मेशन जब एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, जहाँ पर नेट एनर्जी एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी इंटरेक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आगे आके किन किन फैक्टर्स पर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करेगी। देखिए, बॉन्ड बनना है ये एक चीज़ है और बॉन्ड को स्ट्रांग बनना है ये दूसरी चीज़ है। तो अगर बॉन्ड बनना केवल एक पर्पज़ है तो बन सकता है एंडोथर्मिक से भी, लेकिन जितना एक्सोथर्मिक होगा उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बॉन्ड की क्या होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो एनर्जी को क्या करेंगे, इन करेंगे एटम के अंदर, ये कम से कम होनी चाहिए क्योंकि ये एंडोथर्मिक नेचर की है। ये आगे जाके नेट एनर्जी में कहीं ना कहीं एड ऑन कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें,
आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होनी चाहिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये चाहे IE1 हो, चाहे IE2 हो, चाहे IE3 हो, क्योंकि हमने देखा है कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो हमेशा कैसी है, एंडोथर्मिक की है। तो ये क्या कर रही है, प्लस कर रही है हमेशा। सेकंड केस पर आइए और थर्ड केस में देखिए, हमने दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हमें देना पड़ता है, एनाइन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो जो EA1 की वैल्यू है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट एनर्जी जो होगी वो माइनस निकल के आएगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगेन स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA1। थर्ड केस है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्ड मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस केस में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब आप देंगे एटम को, उस पे ऊपर फर्दर और एनायनिक चार्जेस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको साथ में एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो ये वाले जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एंडोथर्मिक नेचर के और ये हो जाएंगे आपके प्लस नेचर के। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में एनर्जी को ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। फोर्थ केस में आता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का जो नेचर होता है वो एक्सो होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक, तो ओवरऑल मैंने क्या बोला है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो टोटल एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए वो नेट एक्सोथर्मिक निकल के आनी चाहिए। ठीक, तो स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EA2 या फिर EA3 या कोई भी आप आगे चलते चले जाइए, 4 5 6 7, राइट। और स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव। तो अब आप एक सिंपल सा समझ लीजिए, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। एक्सो मतलब हीट जो रिलीज होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, हीट जो इन होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी या फिर आप कहीं ना कहीं आप समझिए स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक आयनिक बॉन्ड का रिलेटेड था हमारे पास इस एनर्जी इंटरेक्शंस के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तभी हम बॉन एवर साइकिल को डिटेल में समझ पाएंगे। वहाँ पर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं जहाँ पर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं, तो मैं उसको देख लूँगा और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को भी लाया जाए। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।